अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो प्रीवियस क्लास में की गई कैलकुलेशंस थी उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जो रिलेशन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A, उसको अप्लाई करते हुए एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 14.3। और डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स को कंडक्टर्स क्यों कहते हैं, इंसुलेटर्स को इंसुलेटर्स क्यों कहते हैं, इंसुलेटर्स कंडक्ट क्यों नहीं करते, इस सवाल का जवाब भी हम आज के लेक्चर में तलाश करेंगे। और एक मज़े की बात, एक इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। असली हीरे और नकली हीरे में फ़र्क कैसे किया जाता है, रियल डायमंड्स और फेक डायमंड्स डिफरेंशिएट कैसे किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो काम पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में किया था उसे यूज़ करते हुए आज की इस एग्जाम्पल 14.3 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। आप इसी टेक्निक, इसी फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आज के इस एग्जाम्पल 14.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको कहा यह जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास एक कॉपर की वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस 1 मीटर लेंथ का डायमीटर जो गिवन है दैट इज जस्ट 2 मिलीमीटर, यानी बहुत थिन सी वायर है। बस आपको यही कुछ बताया गया और कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर कैलकुलेट करके बताएं क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो रो जिसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में रेजिस्टिविटी कहा था, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इवन इनफैक्ट हमारी बुक में इसके लिए वर्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन में नहीं दी गई, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बुक में बने टेबल में लिखी है। हम इस टेबल से इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर द कॉपर को यहां पर लिख देंगे 1.69 इंटू 10⁻⁻8। स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में यकीनन ये सवाल होगा कि क्या हमें हर बार हर कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू को याद करना है? तो डियर स्टूडेंट्स, नॉट एट ऑल। कॉपर क्योंकि बहुत फेमस कंडक्टर है, आपके इर्द गिर्द हर जगह पर जहां मोस्टली कंडक्शन हो रही है थ्रू कॉपर हो रही है, तो कॉपर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉपर की सिर्फ आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू को याद करना है। बाकी आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल या कोई सवाल आएगा तो दी गई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप गिवन डाटा देख रहे हैं इसको यूज करते हुए आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, लेट्स डू इट। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा एक्टिवली माइंड को यूज करना है। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर रो तो आपने टेबल से देख कर लिख ली 1.69 इंटू 10⁻⁻8। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी है 1 मीटर। द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव द एरिया ऑफ द वायर। हमें दे दिया गया है डायामीटर। डायमीटर से एरिया कैसे निकालें? डियर स्टूडेंट्स, ये जो वायर आप देख रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है। चले इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को सामने से देखते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस तरह का है, सर्कुलर है। सर्कुलर चीज का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सर्कुलर चीज का एरिया पाई r स्क्वायर के इक्वल होता है। बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव r, वी हैव डायमीटर। डायमीटर से रेडियस कैसे कैलकुलेट करें? स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो चलिए पहले रेडियस निकालते हैं। स्टूडेंट्स, रेडियस क्या निकलेगा? r इज इक्वल्स टू d क्या है? d क्या है? 2 मिलीमीटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियस विल बिकम 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर डिजायरेबल नहीं है क्योंकि ये अपने SI यूनिट्स में कन्वर्टेड नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? इस रेडियस ऑफ द वायर को पहले इसके SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ रेडियस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरिया. एरिया निकाल लीजिए जो किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर के. तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं एरिया क्या आएगा. पाई की वैल्यू 3.14 होती है और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आर 1 इंटू 10⁻³ है, इसका स्क्वायर ले लीजिए. आप जानते हैं कि 3.14 एज इट इज आ जाएगा. किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लें तो जो मल्टीप्लाई हो रहा हो उनका स्क्वायर इंडिविजुअली लिया जा सकता है. 1 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये लिखा जा सकता है 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1 और 10⁻³ और इसका स्क्वायर. स्टूडेंट्स आप बहुत सिंपल सा रूल है, यकीनन जानते हैं कि अगर किसी पावर का स्क्वायर लिया जा रहा हो तो वो बाहर ली जाने वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है. सो स्टूडेंट्स छोटी छोटी सी मैथमेटिक्स की बातें हैं, मैं अक्सर रिकॉल करवाया करता हूँ लेक्चर के दौरान ताकि आप बिल्कुल भी मैथमेटिक्स से कट ऑफ ना हो जाए. मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत सॉल्व करते रहना आता होना चाहिए, आप हाथ से रफ वर्क से चीज़ों को सॉल्व कर सकें. ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं. तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 10⁻⁻6. सो फाइनली द एरिया विल बिकम 3.14 इंटू 10⁻⁻6 क्या, मीटर स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट्स ये स्क्वायर लिखा है मैंने, आपके पास एरिया की वैल्यू आ चुकी है. स्टूडेंट्स अब आपके पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू ρL/A. चलिए फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस क्या होगी बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यूज. स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट करते हैं. R इज इक्वल टू रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज 1.69 इंटू 10⁻⁻8. माय डियर स्टूडेंट्स L की वैल्यू 1 है और एरिया आप कैलकुलेट कर चुके हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻6. स्टूडेंट्स अब ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए इन 10 की पावर्स को पहले सॉल्व कर लीजिए. ये लिखा जा सकता है R इज इक्वल टू 1.69 इंटू 10⁻⁻8. ये जो 10 की पावर नीचे -6 है ऊपर आकर +6 हो जाएगी. 1 तो अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी. नीचे क्या बनेगा 3.14 as it is. तो my dear students, the value of R can be written as 1.69 into 10⁻⁻2 over 3.14. कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी शेप मेरे सामने आ जाएगी. चलिए इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है. स्टूडेंट्स द आंसर इज गोइंग टू बी 0.54 into 10⁻⁻2 as it is ohms. अगर आप इसे इसकी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें तो ये डेसिमल इस तरफ ले आएंगे. R इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻³ ओहम्स बन जाएगा, जो कि 5.4 मिली ओहम्स भी लिखा जाता है. तो आप देख सकते हैं कि इतना छोटा डायामीटर होने के बावजूद भी कॉपर की रेजिस्टेंस मिली ओहम्स में है, बहुत कम है. एक कॉपर की वायर जो 1 मीटर लंबी है और जिसका आपने एरिया देखा बहुत कम था, ये देखिए 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में था, इसके बावजूद भी इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है. स्टूडेंट्स अब आप इससे आगे बढ़ेंगे. अब आप एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? बहुत कॉमन सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं. चलिए आखिर क्या चीज कंडक्टर्स को कंडक्टर बनाती है और क्या चीज इंसुलेटर्स को कंडक्टर नहीं बनने देती? आखिर इंसुलेटर्स लाइक वुड, प्लास्टिक, रबर कंडक्शन क्यों नहीं करते? अगर इनमें एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव लगा दिया जाए तो इनमें से करंट क्यों फ्लो नहीं करता? स्टूडेंट्स इस पॉइंट को स्टडी करते हैं तो बात करते हैं पहले कंडक्टर्स की. व्हाई कंडक्टर्स आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स? आप जानते हैं कंडक्ट का मतलब होता है टू पास थ्रू, वो चीज जो अपने अंदर से किसी को गुजरने दे,
वो कंडक्टर है। तो कंडक्टर्स दो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक थर्मल कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रेफरेबली बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हम उन मटेरियल्स को कहते हैं जो खुद के अंदर से बिजली को यानी करंट को पास होने दें। डियर स्टूडेंट्स, क्या है करंट? करंट चार्जेस का फ्लो है। तो कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहा जाता है जिनके पास ये एबिलिटी हो कि वो खुद में से चार्जेस को बहने दें, चार्जेस को फ्लो होने दें, कंडक्टर्स कहलाएंगे। तो कंडक्टर्स विच कैन कंडक्ट और पास थ्रू द electricity are called as conductors। इनकी कॉमन एग्जाम्पल्स में सबसे बेहतरीन और बेस्ट एग्जाम्पल मेटल्स हैं। आपने देखा कि इतनी बारीक वायर और इतनी लेंथी वायर की रेजिस्टेंस भी कितनी कम है, कितनी अच्छी कंडक्टर हो गई ये वायर। तो इनकी बेस्ट एग्जाम्पल्स में हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स मेटल्स हैं। स्टूडेंट्स, अब सवाल फिर से वही कि इनमें से चार्जेस फ्लो आखिर क्यों करते हैं। इसका जवाब मैं बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, बस इसको यहाँ पर ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न है इनमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आखिर फ्री क्यों है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री क्यों कहा जाता है। फ्री, क्या ये फ्री है? फ्री से मुराद ये नहीं कि जैसे घर में कोई चीज़ पड़ी आप उठा लेते हैं फ्री समझ के, ये वो वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चलें थोड़ा सा इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आम तौर पर अगर किसी एटम को स्टडी किया जाए तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और उस न्यूक्लियस के गिर्द कुछ शेल्स मौजूद हैं जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आम तौर पर एक नॉर्मल स्टेट में माय डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो इन शेल्स में मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस शेल को छोड़कर नहीं जा सकते, ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इसी शेल में घूमते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि किसी एटम के इस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, इस दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। ये इलेक्ट्रॉन्स इसी शेल के अंदर इसी एटम के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, ये इधर उधर नहीं जा सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर नॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर कुछ ऐसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द लेट्स से एक शेल ये है, सेकंड शेल ये है और एक और न्यूक्लियस इसके करीब मौजूद है, इसके गिर्द एक शेल ये है और दूसरा शेल इस तरह से इस एटम को किसी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इनके शेल्स ओवरलैपिंग है। तो आप जानते हैं क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो इधर था हो सकता है मूव करता करता इधर से इस एटम से दूसरे एटम के शेल में चला जाए और इसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसे ही किसी अगले एटम में चला जाए, अगले एटम में ट्रांसफर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी एक एटम के साथ बाउंड नहीं है। ये देखा आपने कि शेल्स के ओवरलैपिंग होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता करता दूसरे एटम में चला गया, दूसरे एटम से मूव करता करता हो सकता है तीसरे एटम में चला जाए, तीसरे एटम से मूव करता करता चौथे में चला जाए। तो स्टूडेंट्स, ये है वो इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई होने से कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल्स में मौजूद होते हैं, हमारे कंडक्टर्स में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हम कहते हैं कि ये बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं, इन न्यूक्लियाइज में हमारे पास जो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो असल में इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का पूल मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
रैंडमली ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। लेकिन विद द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर एग्जांपल अगर ये नेगेटिव टर्मिनल था और ये पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का, तो ये अलाइन हो जाते हैं और किसी खास एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। अब आपको बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस से क्या मुराद है। जब ये ट्रेवल करते हुए सेंटर में न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे तो कलिजन के दौरान जो इनको ऑपोजिशन या रुकावट बेयर करनी पड़ेगी वो इस मटेरियल की रेजिस्टेंस होगी। स्टूडेंट्स, ये केस तो कंडक्टर्स का है, लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस विद इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा? Insulators are those materials which cannot conduct electricity. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते वो इंसुलेटर्स हैं। स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स आखिर कंडक्ट क्यों नहीं कर सकते? इंसुलेटर्स के केस में सिचुएशन कुछ ऐसी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मगर वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में इस तरह फ्रीली मूव नहीं कर सकते जिस तरह से कंडक्टर में कर सकते हैं। तो लिहाजा हम ये तो कहते हैं कि इंसुलेटर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स तो हैं मगर फ्री नहीं है। सो इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक इंसुलेटिव रॉड मौजूद हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी कंडक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके केस में जो एटम्स के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एटम्स के साथ फिक्स्ड हैं। विद द एप्लीकेशन ऑफ इवन द पोटेंशियल डिफरेंस दे विल नॉट बी एबल टू मूव थ्रू द वायर। सो दैट इज व्हाई वी से इंसुलेटर्स कैन नॉट कंडक्ट। और इनकी एग्जांपल में आमतौर पे वुड्स और प्लास्टिक शामिल है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टर्स भी हीट को कुछ इसी तरह कंडक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, जो आमतौर पर बेटर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो बेटर थर्मल कंडक्टर्स भी होते हैं। लेकिन कभी भी इस बात को कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जो बेटर थर्मल कंडक्टर्स होंगे वो बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी होंगे, ऐसा नहीं है। All the electrical conductors can be good thermal conductors, but all thermal conductors are not the good electrical conductors. इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है डायमंड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायमंड्स हैं, जो हीरे हैं, ये बहुत अच्छे थर्मल कंडक्टर्स तो होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स नहीं होते। थर्मल कंडक्टर्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर वेरी क्लोज्ड पैकिंग। इनमें कार्बन के एटम्स, आप जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, इनमें कार्बन के एटम्स बहुत करीब करीब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हीट तो कंडक्ट हो जाती है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी डायमंड से कंडक्ट नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि असली और नकली हीरे का फर्क कैसे किया जाता है? स्टूडेंट्स, असली और नकली हीरे का फर्क थर्मल कंडक्टिविटी से किया जाता है। अगर आप एक डायमंड को अपने लिप के साथ, होंठ के साथ टच करें तो असल डायमंड बहुत ठंडा होगा, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी गुड थर्मल कंडक्टिविटी। अगर फेक डायमंड, ग्लास या प्लास्टिक का डायमंड आप लेकर अपने होंठ यानी लिप के साथ टच करें तो इतना ठंडा नहीं होगा वो, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी असल डायमंड से बहुत पुअर होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं आपसे मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह अगली बार, अगली क्लास में। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।